2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर पुलवामा और बालाकोट ना हुआ होता तो भाजपा इस स्थिति में ना आने वाली थी। वो एक आंधी चली और कमाल की आप इससे ही अंदाज लगाएं कि 2014 में सरकार बनी थी, 2019 में जब दोबारा सरकार बनी उस बीच में आपका तो जैसा अभी नया गठबंधन बना है इंडिया, पहली बात तो कि इसके नाम में इतना वजूद आया, इसने पूरी राजनीति को हिला के रख दिया। और हमने पहली बार देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो बेबाक बोलने वाले आदमी थे, पहली बार उनके चेहरे पे कहीं घबराहट भी नज़र आती है। एक लाइन बता दूं आपको, जो इंडिया गठबंधन है उनके पास 1800 कुछ 1850 करीब विधायक उनके पास हैं। दूसरी पार्टी के ऊपर हमला करते था, उनकी भाषा बहुत निकृष्ट हो जाती है एक तरीके से, एक पीएम की भाषा से वो मैच ही नहीं करती। तो वो एक तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ गढ़े हुए पॉलिटिशियन हैं। आज हम जिस मामले में बात करेंगे, हम करेंगे राजनीति पर बात। जैसे कि आपको मालूम है 2 गठबंधन वजूद में आ चुके हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मजबूत गठबंधन हैं। एक तरफ है एनडीए जिसमें नरेंद्र मोदी, बीजेपी और तमाम पार्टी हैं जो सत्ता पक्ष हैं, और दूसरी तरफ है इंडिया नाम का एक गठबंधन जिसमें कांग्रेस और नीतीश कुमार वगैरह सभी विपक्षी गठबंधन मौजूद हैं। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपको कौन किस स्थिति में है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर है। नमस्कार साथियों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी गांव ग्वांड में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, लोकेश सलालपुरी जी मौजूद हैं हमारे साथ, वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं, एक निष्पक्ष इंसान हैं और बड़ी गहन अध्ययन के बाद ही अपना पक्ष रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार मुस्तफ़ा जी। जी लोकेश जी, जैसे कि 2 गठबंधन फ़िलहाल देश में वजूद में आए हैं, जिसमें एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं और उनके साथ 38 दल मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया नाम का एक गठबंधन वजूद में आया है जिसमें पुरानी पार्टी, देश की भारत की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके साथ भी 26 दल मौजूद हैं। तो कहने का तो सभी अपनी ताकत बताते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 100 पे समेट देंगे, उधर मोदी के अपने दावे हैं, एनडीए के अपने दावे हैं, इंडिया के अपने दावे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल ये हमारे दर्शकों को पता चले कि कौन किस स्थिति में है। क्या आप जानकारी रखते हैं इस तरह की? इसलिए हमारे दर्शकों को थोड़ा बारीकी से बताएं कि क्या कंडीशन है दोनों गठबंधनों की। देखिए मुस्तफ़ा जी, चूँकि फ़िलहाल चुनाव लोकसभा का बहुत नज़दीक है और सारी कवायद, जितनी राजनीतिक कवायद सारी पार्टियां कर रही हैं वो सारी की सारी लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। तो जैसा अभी नया गठबंधन बना है इंडिया, पहली बात तो कि इसके नाम में इतना वजूद आया, इसने पूरी राजनीति को हिला के रख दिया। और हमने पहली बार देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो बेबाक बोलने वाले आदमी थे, पहली बार उनके चेहरे पर कहीं घबराहट भी नज़र आती है। लगता है कि शायद कहीं वो इस बात को लेकर परेशान है कि यही ठीक इंडिया नाम, चूँकि एक तरीके से उनके परसेप्शन पे उनका कब्जा होने की कंडीशन है। वो हर चीज़ मेकिंग इंडिया, फलाना इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हमेशा इंडिया उनके उस पर रहता था। और पहली बार कोई गठबंधन ही इंडिया के नाम से बन गया तो भाजपा यहाँ थोड़ी परेशान तो है। रही बात गठबंधन की, जो एनडीए गठबंधन है उसमें 38 दल हैं जी, और 38 दल के पास कुल मिलाकर 331-32 के करीब सीटें हैं, जिसमें 303 तो भाजपा की ही है। जी जी जी। और ये भी वो सीटें हैं जो आज की तारीख में इनके पास हैं, जबकि जिनकी साथ इस सीटें आई थी वो आज गठबंधन में है भी नहीं। जैसे शिवसेना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड है। इनके मेजर सीटें इसमें थी, वो आज की तारीख में इनके साथ है भी नहीं। अब चूंकि पुरानी सीटें हैं वो जैसे हैं वो सबको पता क्या स्थिति है। कुल मिलाकर जोड़ तोड़ की, जैसे कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी को पहले तोड़ा, उनके चचा परसनाथ वे जो उनके भाई थे उनको तोड़ा, और अब जो है उनके लड़के को अपनी तरफ मिला लिया। अब देखिए जब चुनाव में उधर इंडिया गठबंधन उनके पास 28 दल है, लेकिन 26 के 26 दल बहुत मजबूत स्थिति में आज की तारीख में। उनके पास जनता भी उनके पीछे है और कुछ तो उनमें से शायद मुख्यमंत्री की दौड़ में है या मुख्यमंत्री हैं भी फिलहाल। कुल मिलाकर पहले ये बता दें कि जैसे कि राजनीतिक हैसियत क्या रखते हैं विपक्षी, कितनी एनडीए की सरकार, कितने राज्यों में एनडीए की सरकार है? एक लाइन बता दूं आपको, जो इंडिया गठबंधन है उनके पास 1800 कुछ 1850 करीब विधायक उनके पास हैं। इंडिया के पास 1885 जो विधायक 1885 है, 1852 सॉरी। हाँ, और 1500 के 1550 करीब है, 1585 शायद में एनडीए के पास है।
तो अगर विधायकों की संख्या देखें तो गठबंधन के मामले में यहीं प्लस में है फिलहाल आपका इंडिया गठबंधन। जी जी। अब आ जाओ वोट परसेंटेज के ऊपर। नहीं चलो, आप विधायकों के मामले में आपने बता दिया, नहीं कि ये तो विधानसभा की स्थिति हुई। अब चूंकि चुनाव लोकसभा का होगा और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसकी स्थिति क्या है? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर पुलवामा और बालाकोट ना हुआ होता तो भाजपा इस स्थिति में ना आने वाली थी। वो एक आंधी चली और कमाल की आप इससे ही अंदाज़ लगाएं कि 2014 में सरकार बनी थी, 2019 में जब दोबारा सरकार बनी उस बीच में आपका वो जीएसटी भी आया था, नोटबंदी भी हुई थी, कोरोना भी हुआ था, कोरोना नहीं सॉरी मतलब हमारी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हुई थी। बहुत सारे मामले ऐसे थे जो भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पुलवामा होता है, फिर ये बालाकोट स्ट्राइक होती है और राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के अखंडता के नाम पर, युद्ध के नाम पर एक तरीके से एक तरफा वोट इनको पहले से बढ़ के मिल गया था। लगभग 3-3.5% वोट इनका बढ़ा था। ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं सफल हुई थी। इस बार ऐसे कुछ स्थिति बन ही नहीं रही है। हाँ। एक बात और मानने की है कि पिछली बार कांग्रेस बहुत कमजोर थी। कितनी कमजोर थी? 50 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 11 करोड़ 95 लाख वोट उनके पास थे। 22 करोड़ भाजपा के पास थे, इंडिया गठबंधन के पास थे, और 11 करोड़ 95 लाख केवल कांग्रेस के पास थे। बाकी जो गठबंधन के वोटर वो अलग हैं। अब आप आइए वोट परसेंटेज के ऊपर। जी, ये इंडिया वर्सेज जो वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है आज की तारीख में लगभग 42-42.5% वोट एनडीए के पास है। जी 42.2 के आसपास 42-42.5 वोट जी जी वही। और लगभग 37-38% वोट हैं इंडिया के पास। 37.2। हाँ, अब अगर 2.5-3% का स्विंग हो जाता है वोटों इधर से इधर तो ये लगभग बराबरी के आसपास, बल्कि थोड़ा इंडिया प्लस में चला जाएगा। जी जी। और जो हालात आज की तारीख में हैं राजनीति के, तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम 10% से कम स्विंग होगा। अगर 10% का स्विंग होता है एनडीए से कट करके इंडिया की तरफ, अगर 10% वोट आया, 10% तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत तो कम है। बीजेपी कांग्रेस की जगह जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है, तो इस तरह तो बीजेपी कांग्रेस की स्थिति में आ जाएगी। तो मैं तो देख रहा हूँ ऐसा होने वाला है। सर मोदी बहुत करिश्माई नेता हैं, देखा नहीं आपने, जैसे ही इन्हें इंडिया नाम रखा, उनके कटाक्ष जो उन पर हमले किए नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं इंडियन मुजाहिदीन के नाम में इंडिया है, इस तरह के तमाम नाम प्रधानमंत्री जी ने जिस आक्रामकता से गिनाए, तो प्रधानमंत्री आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ये बदलने का बहुत मादा रखते हैं। मुस्तफ़ा जी, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। नरेंद्र मोदी कोई ओरिजिनल थिंकर नेता नहीं है, तो वो एक तरीके से बनाए हुए नेता है, कृत्रिम लीडर हैं। उनको मीडिया के जरिए और बहुत सारी चीज़ों के जरिए उनको घड़ा गया है। वो एक घड़ी हुई इमेज के साथ लीडर हैं। और जब वो, आप देखो उनके भाषण में 2 चीज़ देखिए आप, जब वो कहीं स्टेज पर भाषण देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर के साथ साथ, तो उनकी भाषा बहुत बढ़िया होती है। जब वो निजी बात करते हैं तब उनकी भाषा क्या होती है? विदेश में थे शायद, वो टेम्पलेटर जो था वो बीच में रुक गया था, तो शायद भाषण ने डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ लोकल में बोलते हैं, दूसरी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, तब उनकी भाषा बहुत निकृष्ट हो जाती है एक तरीके से। एक पीएम की भाषा से वो मैच ही नहीं करती। तो वो एक तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ, गढ़े हुए पॉलिटिशियन हैं। लेकिन पसंद तो किया जा रहा है ना, जैसे कि पसंद कैसे किया जा रहा है? मैं बयान उनका याद है कि उन्होंने कपड़ों से पहचाना, लेकिन जनता ने पसंद किया। हालांकि प्रधानमंत्री के पद को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि अपने ही नागरिक को इस तरह की भाषा, मतलब गुंडा या कोई भी गलत आदमी गलत हो सकता है, उसको धर्म से जोड़कर इस तरह की, और प्रधानमंत्री नहीं। तो लेकिन लोग इसे पसंद करते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं? बहुसंख्यक कितने लोग? अरे उनको 37.5% वोट तो अधिकतम मिला हुआ है। तो यानी 37.5% वोट, 37% उनको मिलता, 63% उनके खिलाफ हैं। तो पसंद किसने किया? तो ये जो खिलाफ हैं, ये एक जगह इकट्ठे जो हुए इंडिया के नाम से, तो आपको लगता है कि शायद जिस तरह इकट्ठे हुए हैं वोट को भी इकट्ठा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? और एक चीज़ आप और देखिए, इसमें कुछ और भी थोड़ा सा पेच है। गठबंधन की यहाँ तक बात हुई है, गठबंधन कहाँ नहीं था। 230-32 सीट ऐसी हैं जहाँ केवल भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है, वहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है। एक आंकड़ा बता दूं, जो 2019 का चुनाव था, 179 सीटें ऐसी थी जिनमें कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर थी, और उनमें से 164 बीजेपी जीत गई थी। हाँ, तो यहाँ भी कुछ लगता है अब की बार कुछ फाइट अगर 1-1 हुई तो कांग्रेस को कुछ लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। देखो आप 2019 की कांग्रेस और 2024 की कांग्रेस में आप समझे आमूलचूल परिवर्तन है।
2-3 फ़र्क जो सीधे सीधे आए हैं, जो आपको महसूस हो भी रहा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 2014 के चुनाव नज़दीक थे, उससे पहले लगभग 2012 के आसपास सोशल मीडिया का बहुत तकड़ा उभार आया था। उस उभार को सबसे पहले केजरीवाल ने पकड़ा था अन्ना मूवमेंट के दौरान, उसका इस्तेमाल हुआ था बहुत बढ़िया। और वो चीज़ दिखा भी, फिर दिल्ली में भुनाया भी उस चीज़ को। वो तुरंत ही चीज़ पकड़ी थी मोदी जी ने। बल्कि मोदी जी के पीछे एक वो थे, क्या कौन से किशोर थे वो, प्रशांत किशोर बिहार वाले, उन्होंने ये बात कैच की थी। उन्होंने उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। इनके पास पेड आर्मी थी, पैसा बहुत था, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कांग्रेस सबसे पीछे थी, कहीं भी नहीं थी कांग्रेस। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। IT सेल अपना खड़ा कर पाई नहीं, बहुत मजबूत खड़ा कर लिया उन्होंने। हालांकि कुछ अंदर की चीज़ें जो मैंने यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, किसी दूसरी पार्टी पे दिक्कत आती है, इसके पीछे कौन है मुझे वो भी पता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ ज़रूरी नहीं है बताना। इतना ज़बरदस्त है कि आज की तारीख में कांग्रेस को कुछ करना ही नहीं है। मोदी जी अगर एक बयान देते हैं तो कांग्रेस को उस बयान के विरोध में मोदी जी के पिछले 12 साल के 10 वीडियो सामने रख देते हैं। तो आज की तारीख में मोदी जी के खिलाफ मोदी जी खड़ा कर दिया गया। जो करीबन 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, क्या जो वादे किए थे वे नहीं कर पाए। इससे भी पहले जाइए, नहीं, इससे भी पहले जाइए, अब जब ये गुजरात के CM थे, जो इनके बयान थे GST को लेके, ये बहुत तगड़े विरोध में थे। इनके 10 वीडियो पड़े हैं। लेकिन उसके बाद GST लागू की। ये आधार कार्ड के विरोध में थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ ये विरोध करते थे कांग्रेस सरकार का। ये नीतियाँ कांग्रेस सरकार लेकर आ रही थी, जब इन्होंने उसका विरोध किया था, बाद में इन्होंने सारी चीज़ लागू की हुई है। तो आज कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करना, इनके वीडियो निकालते हैं, इनके एक बयान से पहले 10 मिनट के अंदर उतना स्प्रेड ये भी कर देते हैं। तो वहाँ बैकफुट पे आज की तारीख में भाजपा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, NDA के पास मोदी हैं, दूल्हा चेहरा NDA के पास मोदी है। अगर NDA जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। इंडिया के पास कौन है? पहली बात यह है कि जहाँ तक लोग समझ, राहुल गांधी वो PM की रेस में नहीं, क्लियर कर चुके कांग्रेस, हम PM की रेस में नहीं है। वो जब भी सत्ता संभालेंगे प्योर मेजोरिटी की संभालेंगे, अदरवाइज नहीं संभालेंगे। एक बात। दूसरे, राहुल के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि राहुल शुरू से ही ये समझिए कि हमारे यहाँ 3 धाराएं हैं राजनीति की। एक राइटिस्ट, दक्षिणपंथी जो भाजपा है, लेफ्टिस्ट जो हमारे पार्टी लगभग ख़त्म होगी, केरल में है बस फिलहाल, एक मध्यम मार्गी समाजवादी टाइप की, जैसे ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस भी थी। लेकिन राहुल गांधी जो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, यानी थोड़ा सा उनका वाम की तरफ झुकाव है। और वाम, जितने वामपंथी जो विचारधाराएं हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, आमतौर पर उसे बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, जो किसी हद तक आज की तारीख में काम तो केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। अभी अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में किया, बहुत सारी स्कीम लेकर आई हैं, सब चीज़ लेकर आई हैं, इसे बोलते हैं वेलफेयर स्टेट की काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम करना। अब इसमें एक फ़र्क आता है कि वो उद्योगपतियों के लिए कितना काम करते, कितना नहीं करते हैं। देखना ये है कि यहाँ जब अगर ये इंडिया सत्ता में आती है तो उद्योगपतियों के लिए क्या नीतियाँ बनाएंगे, क्या रखेंगे, क्या इनकी विचारधारा रहेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो राहुल के हिसाब से थोड़ी लेफ्ट की तरफ झुकेंगी, लेकिन मध्यम मार्ग की तो बिल्कुल रहेंगी। पूंजीपतियों को नंगा नाच तो ये नहीं करने देंगे, तो तय है। अब यह थोड़ा सा देखना है कि इनका क्या रिजल्ट रहेगा। अगर मेरे हिसाब से जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2-4% वोट भी अगर स्विंग हुआ बीजेपी से, NDA से खिसक के इंडिया की तरफ गया और इस मुकाबला बराबरी पाया, तो जो गुटनिरपेक्ष दल हैं जिनकी संख्या फ़िलहाल 8 है, जो तो आपको लगता है इनका भी बड़ा खेल होगा अगर लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के बाद? देखिए 3 पार्टी ऐसी हो सकता है कोई अभी बहुमत के साथ न सत्ता में आए। देखिए 3 पार्टी अभी हैं, जिसमें एक वो है ना तेलंगाना वाले, उनका क्या है कि वहाँ चूँकि कांग्रेस उनके मुकाबले में है, वो नहीं चाहते यहाँ बीजेपी की एंट्री हो। फिलहाल दोनों पार्टी मजबूत चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा कि वो कांग्रेस के साथ, इस गठबंधन के साथ ही आएंगे लोकसभा चुनाव में। मैं बात लिख के दे सकता हूँ। जो आपके उड़ीसा वाले हैं, पटनायक जी, वो हमेशा सत्ता के साथ जाते हैं। उन्हें सत्ता दिखाई दी इधर है तो इधर चले आएंगे। वैसे मौसम वैज्ञानिक नहीं, वो अपने यहाँ किसी घुसने मौका देते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं समान। उन्हें केंद्र के साथ चल अपने राज्य से मतलब है। ठीक। क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ हर साल तूफान वगैरह बहुत नुकसान होता है, उसके बाद भी उन्हें संभाले हुए, ढंग से संभाले हुए। तो वो अगर यूपी इसकी सरकार बनेगी इंडिया की, तो उनके साथ जाएंगे, ये तय है। देखो आप ऐसे भी देखो, IPL होता है जी, IPL में हमारे जितने इंडिया के खिलाड़ी हैं वो अलग अलग टीमों के साथ खेलते हैं, एक दूसरे तकड़े विरोध में खेलते हैं, लेकिन जब देश के लिए खेलते हैं सारे एक साथ खेलते हैं। तो ये यहाँ भी हो सकता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जी, और एक बड़ा दल यहाँ पे बसपा के रूप में जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, और वो
दूरी बनाए हुए हैं इंडिया से भी और एनडीए से भी, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? किधर जाएगी, या फिर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी, या कुछ लास्ट टाइम पर कुछ हो सकता है एनडीए की तरफ? या वैसे तो बहुत से मामलों पर देखा कि संसद में जो है देखिए एनडीए का समर्थन किया उन्होंने। देखिए अब एक बात बताइए आप मुझे, बहुजन समाज पार्टी ने कब नहीं भाजपा के साथ गई? सबसे पहली सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, दूसरी सरकार बीजेपी के साथ, तीसरी सरकार फिर बीजेपी के साथ, चौथी सरकार फुल फ्लैश आई थी उसकी अपनी, है ना। तो बीजेपी के साथ बार बार गई हैं, भविष्य में भी जाएंगी। ये बात अब दलित भी समझने लगे हैं। दूसरी बात, अब 2 ऑप्शन खड़े हैं दलित के पास चंद्रशेखर के रूप में। यूपी में चंद्रशेखर भी खड़ा है, और खड़गे जी अगर यूपी से चुनाव लड़ गए, वो भी एक दलित चेहरा है, बड़ा दलित चेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो बसपा को मैं बहुत कमजोर भविष्य में देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बसपा भविष्य में बहुत मजबूत स्थिति में हो सकता है आने वाले टाइम में चंद्रशेखर रावण इसकी जगह ले लें। लेकिन आपने चूंकि यूपी का सवाल पूछा है, मुझे एक चीज़, मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो ये कि आप कल्पना कीजिए कि अगर कल को मोदी जी दोबारा पीएम बनते हैं बढ़िया बहुमत के साथ जी, ठीक, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी को वो चैन से बैठने देंगे? बहुत सारी चीज़ें अंदर की अभी भी हैं, जो बीच में बहुत तगड़न की वार चला हुआ है केंद्र और यूपी के बीच में। केंद्र और ये डायरेक्ट बोलिए कि मोदी और योगी के बीच में, डायरेक्ट बोलूँ तो अमित शाह और योगी के बीच में। अभी बहुत कम दर्शकों को पता है, कल ही अंदर की बातें कुछ, हाँ, अभी 2 महीने पहले क्या बात है, संजय शेरपुरी आते दिल्ली में जी, तो पीएम के बहुत करीबी थे। योगी जी ने स्टेप्स उनको उठवाया, आज की तारीख में वो जेल में है। मोदी के करीबी को योगी ने उठवाया था, आज की तारीख में वो जेल में है, यूपी की जेल में है कहीं। अगले 24 घंटे के अंदर योगी के करीबी थे गैलेंट ग्रुप वाले वहाँ गोरखपुर में, अच्छा, उनके खिलाफ इनकम टैक्स से छापे लगने शुरू हुए, वो केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से काउंटर अटैक हुआ था। अभी कल ही गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एक नरवर हैं, नरपत नाम है, वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। अच्छा, उनके खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई है। शिप्रा मॉल को लेकर कुछ मामला है, 3-4 लोगों के खिलाफ कोई दुबे भी है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है यूपी सरकार की तरफ से। यूपी सरकार की तरफ से, तो जाहिर सी बात है 36 का आंकड़े इनमें है। ये तो योगी जी इस बात को कैसे सहन करेंगे कल को केंद्र में मोदी जी की फुल फ्लैश सरकार बन जाए? तो ये तो एक तरह से मोदी के बाद किसके, देखो राजनीति बहुत ही निष्ठुर चीज़ होती है। अगर योगी जी को आगे बढ़ना है, पुराने इतिहास में आपको बताऊंगा अभी, अगर योगी जी को आगे बढ़ना है तो उन्हें, जब केंद्र में भाजपा कमज़ोर होगी या मोदी या अमित शाह कमज़ोर होंगे तो योगी आगे बढ़ पाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ यही हुआ था, जब भाजपा कमज़ोर हुई तब राजनाथ का कद बढ़ा था। तब सेम कंडीशन योगी के साथ है। अब अगर भाजपा कमज़ोर होगी तो योगी का कद इतना ज़्यादा बढ़ेगा, चूँकि यूपी में उनके अलावा कोई नहीं है। लाख कोशिश के बावजूद भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को डिफीट नहीं दे पा रहा है। योगी जी ने अपनी सत्ता ढंग से काबू की है यूपी की। जी, तो कुल मिलाकर आपने इशारा किया कि मोदी के बाद राजनीतिक विरासत का एक ट्रेंड वार छिड़ा हुआ है योगी और अमित शाह के बीच। बिल्कुल छिड़ा हुआ है, और ये बहुत कुछ कोल्ड वार है दोनों के बीच, बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि ये इन बातों के जो हैं आम जनता अनभिज्ञ होती हैं, जो अंदर चला होता है। लेकिन इसका पता तब चलता है जब चुनाव होते हैं और जब चुनाव खुलते हैं। मीडिया मैनेज की जाती है, मीडिया में चीज़ें आ नहीं पा रही। बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया से अंदर की बातें होती हैं, अंदर की बातें, ये कुश्ती अंदर की होती है, कौन किस पर भारी, नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती तो नहीं कह सकते, तो सीधे कोल्ड वार है। नूरा कुश्ती तो मिली जुली कुश्ती होती है, ठीक, तो कोल्ड वार है। कौन किस पर भारी आने वाले समय के लिए, सत्ता का युद्ध है। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सटीक जानकारी। दर्शकों जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण से आपको अवगत कराते रहेंगे और वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हम आप लोगों के बीच आएँ, गांव दर गांव जाएं, ज़िले दर ज़िले पूरी यूपी में घूमें और आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।